नमस्कार साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका कुलगुरु एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। देखिए, हम पढ़ रहे थे लेब असिस्टेंट भूगोल के लिए, जिसका एग्जाम होने जा रहा है 9 मई को। कुछ व्यवधान के लिए हम क्षमा चाहते हैं। और बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे बोल रहे हैं सर टेस्ट सीरीज में जो है आगे के टेस्ट नहीं डाले गए हैं। तो एक दो दिन में देखो जितने अपन संभव हो पाएगा डालेंगे। टेक्निकल इश्यू आ रहा है, इस वजह से उस ऐप में टेस्ट नहीं डल रहे हैं। बाकी हम डाल देंगे। और जो कुछ बकाया रहेगा आगे की तैयारी के लिए जो है, उन बच्चों के लिए हम स्पेशल छूट कर देंगे जिन्होंने टेस्ट सीरीज ले रखी है। ठीक है। और कल से टेस्ट सीरीज बिल्कुल निःशुल्क भी कर देंगे। जितने भी टेस्ट उसमें उपलब्ध है, लगभग आधे से ज़्यादा, वो आप लोगों के लिए निःशुल्क उपलब्ध रहेंगे। तो देखिए भाई, हम बाकी ऐसे कोई शिकायत रहने वाली बात नहीं है, क्योंकि लाखों रुपए का जो कोर्स है, लाखों रुपए का जो कोर्स है वो आपको यूट्यूब पर निःशुल्क मिल रहा है। लगभग जो है 80% सिलेबस अपन ने यहाँ पर कवर कर लिया है। 20% जो बचा है वो 6 या 7 तारीख तक कंप्लीट कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो अपनी दोनों किताबें मार्केट में चल रही है, बहुत अच्छी तरीके से आपने पढ़ी होगी, वो आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। साथ ही साथ फर्स्ट पेपर जो जीके वाला है, वो प्रीतम सर हो चाहे मैं हो, संपूर्ण आपको पूरा करवाया जा रहा है। राजस्थान की हिस्ट्री आजकल में कंप्लीट हो जाएगी भाई, अगले 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। मैराथन क्लास होगी आप लोगों के लिए कला और संस्कृति की। मैं कह रहा हूँ नाम मैराथन है, लेकिन A to Z इसमें कवर कर दिया जाएगा। इसके अलावा राजस्थान ज्योग्राफी के जो भी टॉपिक बचे हैं वो मैं आपको संपूर्ण करवाऊंगा, और 100% कवर करवाते हुए करवाऊंगा। अब आप पूछोगे सर कब, आखिर कब? 9 मई को तो एग्जाम है, तो 8 मई 7 मई से पहले पहले आपको ये सारी चीज़ें उपलब्ध करवा दी जाएगी। और लास्ट टाइम में जितना पढ़ोगे ना, उतना आप लोगों के लिए फायदेमंद रहने वाला है। फिलहाल आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 12, जो कि आपके सिलेबस में दे रखा है। उसी का टॉपिक है तृतीय और चतुर्थ क्रियाकलाप। बिल्कुल यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। लास्ट में मैं सवाल भी लेकर आया हूँ 5-7। उसमें आपको बताऊंगा कि पिछले साल किस प्रकार से सवाल पूछा गया था। ठीक है। इससे पहले अपन ने कक्षा 11 की सारी जो किताबें हैं, दोनों किताबें कंप्लीट कर ली है। कक्षा 12 की ये पहली किताब चल रही है, और ज़्यादा देखिए बड़ा सिलेबस है नहीं भाई। तो इस किताब के सारे जो है टॉपिक कवर करेंगे। और फिर अगले 2 दिन में एक एक दिन की 3-3 4-4 5-5 क्लास डाल के मैं संपूर्ण सिलेबस आप लोगों को कवर करवाऊंगा। रिवीजन करना है, बाकी चीज़ें आप बुक से पढ़ भी चुके हो। यहाँ से जो चीज़ें कुछ शब्दावली आपको समझ में नहीं आएगी वो आप कवर कर लोगे। ठीक है भाई। अब देखिए, सबसे पहले तृतीय क्रियाकलाप क्या है। तृतीय क्रियाकलाप देखो, मान लो आप कोई बीमार पड़ते हो तो किसके पास जाते हो? डॉक्टर के पास जाते हो। पढ़ाई के लिए किसके पास जाते हो? विद्यालय जाते हो। विद्यालय में कौन पढ़ाता है? अध्यापक पढ़ाता है। कोई विवाद हो जाता है, मतलब भाई भाई से लड़ता है, पड़ोसी पड़ोसी से लड़ता है, या देखिए आजकल तो ये कॉमन चीजें हैं। और इसमें घर किसके बनते हैं? वकीलों के बनते हैं भाई। ठीक है। ये देखिए, डॉक्टर, अध्यापक और वकील क्या है? ये सेवा उपलब्ध करवाते किसके बदले? भुगतान के बदले। आप वकील करोगे तो फोकट में आपकी सेवा नहीं करेगा। क्या करना पड़ेगा? आपको पैसे देने पड़ेंगे। डॉक्टर पर्ची के क्या करेगा? पैसे लेगा। या आप देखोगे सरकारी में जो है, आप सोचोगे निःशुल्क पढ़ा रहा, नहीं, वहाँ उसको सॉरी निःशुल्क इलाज कर रहा है, तो वहां पर उसे गवर्नमेंट पे कर रही है। एक अध्यापक है, ये भी क्या करते हैं? प्राइवेट में पढ़ाते हो तो आप सभी को पता है कि भुगतान के बदले वो आपकी सेवा कर रहा है। गवर्नमेंट में पढ़ाते हो तो उन अध्यापकों को कौन देता है? सरकार देती है। मतलब क्या है? ये सभी क्या है? सेवा सेक्टर में है। और इनको किस में, कौन से क्रियाकलाप में सम्मिलित करेंगे? थर्ड में सम्मिलित करेंगे। ये सेवाएं हैं जो भुगतान के बदले आपको प्राप्त होती है। अब देखो, सेवा सेक्टर नाम याद रखना। सेवा सेक्टर, सेवा सेक्टर किस क्रियाकलाप में? तृतीय क्रियाकलाप में। वापस एक बार देख लीजिए। देखिए, प्राथमिक क्रियाकलाप है, उसमें जमीन से जुड़े प्रकृति के साथ जो सीधी क्रिया करके अपन ने क्रियाकलाप किए, वो किस में आएंगे? प्राथमिक सेक्टर में। द्वितीयक में जो अपन ने प्रकृति से क्रिया करके प्राप्त किया, उनको मशीनरी के माध्यम से चेंज करके उनका मूल्य बढ़ा दिया, मतलब विनिर्माण उद्योग धंधे, वो किस में आएंगे? वो सेकंड में आएंगे। और थर्ड में सबसे पहले क्या देखा है? सेवा सेक्टर। कुछ भी आ सकता है, नाई, धोबी, वकील, डॉक्टर, अध्यापक, जो भी आपकी सेवा करता है भुगतान के बदले, उसको किस में सम्मिलित करेंगे? अपन सेवा सेक्टर बोले तो तृतीय क्रियाकलाप में। जनशक्ति देखो, इसमें इस सेक्टर में काम करने वाले कैसे होते हैं? कुशल होते हैं भाई। श्रमिक कैसे होते हैं? कुशल। विशेषज्ञ होते हैं, जैसे अपन चतुर्थ में पढ़ेंगे। और परामर्शदाता इस सेक्टर में काम करते हैं, मतलब परामर्श देने वाले लोग, मतलब अच्छे श्रमिक, कुशल श्रमिक, योग्यता वाले लोग, विशेषज्ञ और परामर्शदाता क्या करते हैं? इस सेक्टर में
काम करते हैं। जैसे मैं एक लेक्चरर हूँ, मतलब भूगोल का विशेषज्ञ हूँ, आपको सेवा दे रहा हूँ, मतलब किस में आऊंगा, तृतीयक सेवा सेक्टर में आऊंगा। विशिष्ट कुशलता जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, विधि, प्रशासन, मनोरंजन में व्यवसायिक कुशलता आवश्यक है, और ये सारे सेक्टर में काम करने वाले लोग किस में आएंगे, तृतीयक सेवा सेक्टर में आएंगे। तृतीयक क्रियाकलाप की विशेषता क्या है, ये देखिए, उत्पादन करता है, सेवाओं की उपलब्धता जिनका उपभोग किया जाता है, जैसे आपके पास सेवा उपलब्ध है, आप उसका उपभोग करते हो, इसे पारिश्रमिक और वेतन के रूप में मापा जाता है। मतलब आप उसे पारिश्रमिक दोगे या वेतन दोगे, उसके बदले आप क्या करोगे, सेवा उपलब्ध करोगे और सेवा से उत्पादन करोगे। ठीक है भाई। विनिमय, व्यापार, परिवहन, संचार सुविधाएं जिनका उपयोग दूरी को निष्प्रभाव करने के लिए किया जाता है, वो क्या है, तृतीयक सेवा सेक्टर में आएगा। जैसे व्यापार है, तृतीय क्रियाकलाप में सम्मिलित करेंगे, परिवहन को क्या करेंगे, तृतीय क्रियाकलाप में सम्मिलित करेंगे, संचार को किस में, तृतीय क्रियाकलाप में सम्मिलित करेंगे। आपका सवाल तो यहीं से बन जाएगा भाई। देखो, सेवा सेक्टर को किस में, थर्ड में, व्यापार, परिवहन, संचार ये किस में, थर्ड में। मतलब ये सारी की सारी चीजें कौन से क्रियाकलाप में, तृतीय क्रियाकलाप में सम्मिलित होगी। द्वितीय से अंतर क्या है, देखो इसमें सेवाओं की विशेषज्ञता, कर्मियों की कुशलता, द्वितीय क्रियाकलाप में श्रमिक इतने कुशल नहीं हो तो भी चलेंगे, मतलब अर्ध कुशल होंगे तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ कुशलता जरूरी है, यहाँ के लोगों में अनुभव जरूरी है, ज्ञान भी जरूरी है। मतलब ये सारी चीजें हैं वो मनुष्य में होगी तभी वो तृतीय क्रियाकलाप कर पाएगा। द्वितीय क्रियाकलापों में मशीनरी का ज्यादा उपयोग किया जाता है। ठीक है भाई। जैसे नलसाज मतलब जैसे फिटिंग विटिंग करने वाला, लाइट फिटिंग करने वाला, पानी फिटिंग करने वाला, बिजली मिस्त्री आ गया। ठीक है। टेक्नीशियन जो है, धोबी हो गया, नाई हो गया, दुकानदार हो गया, चालक, कोषपाल, अध्यापक, डॉक्टर, वकील, प्रकाशक, इनमें से कोई भी नाम आए ना तो आंख बंद करके तृतीय क्रियाकलाप कर देना भाई। ठीक है ना। ये जिन सारे भी जो भी नाम है ना, ये किस में आएंगे, सेवा सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं और इनको तृतीय क्रियाकलाप में अपन सम्मिलित करते हैं भाई। ठीक है, यहां तक कंप्लीट है। देखो, आर्थिक विकास और सेवा सेक्टर जो है किस प्रकार से विकसित हुआ, किस प्रकार से विश्व में आर्थिक विकास हुआ। प्रारंभिक अवस्था में क्या था, लोगों का बड़ा अनुपात प्राथमिक सेक्टर में कार्य करता था। आज भी यदि बात करें, प्राथमिक सेक्टर की बात करें तो शुरुआत में कृषि में, प्राथमिक सेक्टर में भी किसमें, कृषि में सर्वाधिक लोग काम करते थे। आज भी यदि बात करें तो सर्वाधिक लोग जो है कौन से सेक्टर में काम करते हैं, प्राथमिक सेक्टर में काम करते हैं। और जीडीपी में सर्वाधिक योगदान कौन सा सेक्टर देता है, तृतीयक देता है भाई। ठीक है। तो सर्वाधिक लोग प्राथमिक सेक्टर में काम करते हैं। विकसित अर्थव्यवस्था, देखो जिस देश की अर्थव्यवस्था विकसित होगी वहां अधिकतर श्रमिक कौन से क्रियाकलाप में काम करेंगे, तृतीयक में। किसमें, तृतीयक में। अब देखिए, जो कुशल श्रमिक होंगे, ज्ञान रखेंगे, विशेषज्ञता अपने पास रखेंगे, वो सारे जिस सेक्टर में काम करेंगे वो कौन सा होगा, तृतीयक सेक्टर होगा। और तृतीयक सेक्टर में काम करने वाले लोग जिस अर्थव्यवस्था में अधिक होंगे तो अर्थव्यवस्था कैसी होगी, विकसित होगी। तो आप वहां के लोग कौन से सेक्टर में काम कर रहे हैं, ये जब आपको पता चल जाएगा तो आप आराम से अनुमान लगा सकते हैं कि उस देश की अर्थव्यवस्था विकसित है या विकसित नहीं है। उदाहरण के तौर पे बात करें तो देखो भाई, संयुक्त राज्य अमेरिका बोले तो यूएसए, कौन सा, यूएसए। ये देखो यूएसए जो है, ये ऊपर क्या हो गया, कनाडा हो गया, ये अलास्का यूएसए का ही पार्ट है, ये यूएस है। और ये क्या हो गया, मैक्सिको हो गया। तो ये यहाँ के जो लोग हैं, कितने 75% जो लोग हैं वो कहाँ पर, सेवा सेक्टर में काम करते हैं। अब देखो, तृतीय क्रियाकलाप है, एक बार आपको दिखाई दे या नहीं दे, लेकिन ध्यान से सुनना है भाई। देखिए, मैं जूम करने की कोशिश कर रहा हूं, यदि हो जाए तो। सेवा सेक्टर है, कौन सा सेक्टर है, सेवा सेक्टर है। सेवा सेक्टर में देखो, सबसे पहले व्यापार या वाणिज्य नाम आए तो कौन सा सेक्टर करोगे, कौन सा सेक्टर करोगे, तृतीयक सेक्टर या तृतीय क्रियाकलाप। इसमें भी देखो दो प्रकार के व्यापार, दो प्रकार से किया जाता है, एक तो थोक व्यापार, एक फुटकर व्यापार। एक थोक मतलब क्या ना, थोक के भाव देवा भाई, मतलब एक थोक व्यापार, दूसरा फुटकर व्यापार। थोक व्यापार नगरीय आपूर्ति घर और ग्रामीण मंडियों में। देखो, या तो ग्रामीण मंडी में कहवा के भाई फलाणु सामान लेनो तो कि भाई मंडी लिया थोड़ा सस्तो मिली, थोक के भाव मिली। तो देखो, थोक व्यापार एक तो नगरीय आपूर्ति घर होते और दूसरे
ग्रामीण मंडियां, ये किस में आएंगे? थोक व्यापार में। फुटकर व्यापार की यदि बात करें तो फुटकर व्यापार भी नगर में भी होगा, ग्रामीण में भी होगा। देखो नगर में फुटकर व्यापार जो है श्रृंखला भंडार, श्रृंखला भंडार के तौर पर ये जो है नगरों में क्या होगा? फुटकर व्यापार। जैसे मान लो कोई कंपनी है, वो माल खरीद लिया उसने और फिर अपनी छोटी छोटी ब्रांच जो है इसने अलग अलग जगह पर खोल दी, मतलब एक श्रृंखला हो गई है। तो ये श्रृंखला भंडार नगरों में क्या करता है? फुटकर व्यापार करता है। डाक ऑर्डर जैसे दूरभाष और इंटरनेट, ये भी किस में आता है? नगरीय में, फुटकर व्यापार के अंतर्गत। सुलभ बाजार के केंद्र और लोक वितरण योजनाएं, ये नगरों में फुटकर व्यापार के केंद्र माने जाते हैं। ग्रामीण में यदि बात करें तो आवधिक बाजार, जिसे अपन हाट बाजार बोलते हैं, छोटी अवधि के लिए अस्थायी बाजार जो लगते हैं, वो ग्रामीण फुटकर व्यापार को बढ़ावा देते हैं। जैसे भंडार हो गया, ये बाजार भंडार हो गया। फेरी, रावण कपड़ा लो, हैं कपड़े ले लो, कपड़े ले लो, ये वाले फेरी लगाते हैं और फेरी लगा लगा के क्या करते हैं? आपको सामान बेचते हैं। लोक वितरण स्कीम, ये भी क्या है? ये ग्रामीण क्षेत्रों में फुटकर व्यापार उपलब्ध करवाते हैं। तो ये तो हो गया व्यापार और वाणिज्य। कौन से सेक्टर में? तृतीयक सेक्टर में। बहुत अच्छी तरीके से सारणी को आपने अध्ययन किया होगा। अब देखिए परिवहन, परिवहन जो है कौन से सेक्टर में आएगा? तृतीयक सेक्टर में आएगा। कौन से सेक्टर में? तृतीयक सेक्टर में। परिवहन चार प्रकार का अपन पढ़ेंगे: रेल जाल तंत्र, सड़क जाल तंत्र, जल परिवहन और वायु परिवहन। अब देखो जल परिवहन भी एक तो होता है आंतरिक, जैसे कोई देश के अंदर ही राज्यों में एक दूसरी जगह होता है नदियों के माध्यम से, झीलों के माध्यम से, तो वो क्या कहलाता है? आंतरिक जल परिवहन। अब देखिए दूसरा होता है महासागरीय, मतलब महासागर का उपयोग करके एक देश से दूसरे देश जाना, जल परिवहन का कौन सा पार्ट हो गया? महासागरीय। अब वायु में यदि बात करें तो वायु परिवहन में एक तो यात्री और दूसरा माल। माल भी इसमें भाई भारी नहीं जाता, शीघ्र खराब होने वाला, शीघ्र पतन माल जो है इसमें एक जगह से दूसरे जगह भेजा जाता है। अब देखो संचार, उससे पहले एक बार थोड़ा पानी पी लेते हैं भाई। भाई आंधी रेड़ो आया, जो लाइट की वजह प्रॉब्लम है। लाइट की बड़ी दिक्कत है भाई, खंबा सल्टा दिया। परिवहन संचार दोनों बाधित हो गया, मतलब दोनों बाधित हो गए। कौन सा पढ़ रहे हैं? तृतीय। संचार की बात करें तो परिवहन के साधन ये भी संचार के काम आते हैं। दूर संचार जैसे दूरभाष, जैसे भूलाइन और मोबाइल, ये दो प्रकार का होता है। ठीक है, अब तो आप मोबाइल का ही ज्यादा उपयोग जानते हो भाई। दृश्य और सर्वे, ये भी संचार में काम आता है। जैसे टीवी क्या है? सर्वे और दृश्य सामग्री है। रेडियो क्या है? सिर्फ सर्वे है। ठीक है, तो ये सर्वे दृश्य संचार के साधन किसमें काम में आते हैं? सॉरी, किसमें सम्मिलित किए गए हैं? तृतीयक क्षेत्र में। एक मिनट भाई, फोन है। हाँ सर। हाँ करिए। मैं थोड़ी क्लास ले रही हूँ, एक मिनट। ठीक। लाइट की दिक्कत आ रही है भाई। हाँ भाई, आगे देखिए सेवाएं। लाइट डिम हो गई है, एक मिनट लाइट चेक करना। कल बहुत ज्यादा आंधी तूफान आया था, उस वजह से ये लाइट की थोड़ी दिक्कत आ रही है। हाँ भाई चलो, थोड़ा देखिए, आपको ब्राइटनेस में थोड़ा फर्क पड़ेगा, लेकिन देखते जाइए। सेवाएं यदि बात करें तो सेवाएं, बैंकिंग की सारी सेवाएं, जैसे बैंकिंग, बीमा, अचल संपदा, व्यक्तिगत व व्यवसायिक। व्यक्तिगत में बात करें तो व्यक्तिगत, सरकारी और गैर सरकारी संगठन, ये सारे जो व्यवसायिक कार्य हैं वो किस में आएंगे? तृतीय क्रियाकलाप में आएंगे। तो देखिए भाई सेवाएं, चाहे वो बैंकिंग की सेवा हो, बीमा की हो, अचल संपत्ति की हो, व्यक्तिगत व व्यवसायिक, जिसमें सारी सेवाएं इंक्लूड होती है, वो तृतीयक सेवा सेक्टर में आएगा।
आपको यहाँ पर कोई डिस्क्रिप्टिव नहीं पूछने वाला है, आपको कीवर्ड पकड़ने हैं। चाहे सेवा हो गई, सेवा तो मैंने बता दिया ना, किसी भी प्रकार की सेवा जो आपको भुगतान के बदले प्राप्त होती है वो तृतीयक सेवा सेक्टर में आएगी। अब देखो, बैंकिंग यदि शब्द आता है तो वो तृतीयक सेवा सेक्टर में, बीमा आता है, अचल संपदा, व्यक्तिगत व व्यवसायिक जितने भी सेवाएं हैं वो किस में आएगी, वो आएगी आपके तृतीयक सेवा सेक्टर में। अब देखो भाई, चतुर्थ क्रियाकलाप जैसे सूचना आधारित, सूचना आधारित ये किस में आएगा, चतुर्थ क्रियाकलाप में। अनुसंधान और विकास आधारित ये किस में आएगा, चतुर्थ क्रियाकलाप में। यहां से ये दो शब्द ही आपके बहुत होंगे भाई, ये दो शब्द आप याद रख लेना क्योंकि आपके एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है। पंचम क्रियाकलाप में बात करें तो विशेषज्ञ, विशेषज्ञ हो गए। अलग से यदि विशेषज्ञ नाम आता है और ऑप्शन में पंचम क्रियाकलाप दे रखा है तो वो पंचमी करना है भाई। निर्णयकर्ता जैसे कौन है, योजना आयोग है ना, अभी नीति आयोग हो गया, योजना करता है, मतलब योजना बनाता है देश को चलाने के लिए या किसी भी संस्था को चलाने के लिए। निर्णयकर्ता जो होते हैं ये पंचम क्रियाकलाप। परामर्शदाता हो गया और नीति निर्धारक, नीति बनाने वाले, ये सारे देखो, विशेषज्ञ, निर्णयकर्ता, परामर्शदाता, नीति निर्धारक। यदि ऑप्शन में पंचम आता है तो पंचम ही करना है, यदि ऑप्शन में पंचम नहीं आता है, चतुर्थ आता है तो चतुर्थ करना है, और चतुर्थ भी नहीं आता है तो तृतीय करना है। ठीक है भाई, आएगा, यदि ये शब्द आएंगे तो पंचम भी आएगा। तो यहां तक क्लियर है भाई। सर्वदर्शी सामग्री आपको पूछ सकते हैं। देखो, संचार के माध्यम जैसे फिल्म हो गया, रेडियो, टीवी, मुद्रण मीडिया जिसमें समाचार पत्र और पत्रिका है, ये सारे क्या है, संचार के माध्यम है। ठीक है, यहां तक क्लियर है सारी चीजें। आगे चलते हैं भाई, व्यापार और वाणिज्य। व्यापार और वाणिज्य, सबसे पहले यही सवाल आपको पूछा जाएगा कौन से सेक्टर में, तृतीयक सेवा सेक्टर में। किसमें, तृतीयक सेवा सेक्टर में। वो सारणी आप अच्छे से एक बार खुद रीड करोगे ना तब और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। व्यापार वस्तुतः अन्यतर उत्पादित मधु का क्या है, क्रय और विक्रय है। सभी को पता है व्यापार क्या है, क्रय और विक्रय की विधा व्यापार कहलाती है। व्यापार दो प्रकार से होता है, एक तो फुटकर, दूसरा थोक व्यापार। ये विशिष्ट उद्देश्य से लाभ कमाना है। ये कस्बों में किया जाता है या फिर नगरों में होता है, जिन्हें क्या कहते हैं, जहां पर भी ये व्यापार किया जाता है उसे व्यापारिक केंद्र कहा जाता है। व्यापारिक केंद्र नगरों में जो है नगरीय बाजार केंद्र कहलाएंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विपणन केंद्र कहलाएंगे। देखिए, ग्रामीण विपणन केंद्र क्या करते हैं, निकटवर्ती बस्तियों का पोषण करते हैं, अपने आसपास की बस्तियों का पोषण करते हैं। या फिर अर्ध नगरीय केंद्र जहां मंडियां और फुटकर व्यापार क्षेत्र होते हैं उनकी सेवा ये करते हैं। नगरीय बाजार केंद्र क्या करते हैं, अधिक विशिष्टीकृत सेवाएं जैसे श्रम बाजार, आवासन, रहना करना, शैक्षिक संस्थाएं और व्यावसायिक सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं। मतलब ये विशिष्टकृत सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं कौन, नगरीय बाजार केंद्र। और ग्रामीण विपणन केंद्र जो है ये अपने निकटवर्ती बस्तियों का या फिर अर्ध नगरीय केंद्र जहां मंडियां हैं और फुटकर व्यापार के केंद्र है उनको सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं। आगे चलते हैं भाई। ग्रामीण क्षेत्रों में आवधिक बाजार, मतलब छोटी अवधि के लिए लगाया गया बाजार। जैसे जयपुर के मैस नगर में हर गुरुवार को क्या लगता है, बाजार लगता है ना, ऐसे ही गांव में छोटे छोटे बाजार जब लगते हैं, जैसे अपन बोलते हैं मेलों के समय मेले लगते हैं ना, अरे मेले के समय जब बाजार लगते हैं, कहीं 3 दिन कहीं 4 दिन, उस प्रकार के बाजार क्या कहलाता है, आवधिक बाजार। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां नियमित बाजार नहीं होते वहां साप्ताहिक या पाक्षिक बाजार 15 दिन जो बाजार लगाए जाते हैं, ये बाजार निश्चित तिथि पर लगते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगते रहते हैं। जैसे क्या होता है, अब भाई तेजा दशमी है या बाबा रामदेव की दशमी है तो उस दिन या उसके 2-3 दिन आगे पीछे वहां पर मेला लगेगा। जैसे ही देवनारायण जी जयंती आती है तो देवनारायण जी का जो देव स्थान है वहां पर मेला लगेगा। जैसे शीतलाष्टमी आई तो शीतला माता का जो मंदिर है वहां पर जाकर यही लोग क्या करेंगे, अपनी दुकानें लगा लेंगे, वहां पर बाजार लगा लेंगे। तो ये अलग अलग क्षेत्रों में निश्चित तिथि को अपना बाजार लगाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इसे आवधिक बाजार ही कहा जाता है। अब ऐसा लगाएंगे तो ऐसा तो है नहीं कि फ्री रहेंगे, ये सभी दिन व्यस्त रहेंगे क्योंकि किसी ना किसी दिन कहीं ना कहीं पर ये दुकान लगाएंगे। और ये एक विस्तृत क्षेत्र को सेवा प्रदान करते हैं, घूम घूम के सभी जगह अपनी दुकानें लगाते हैं और मार्केट में माल बेचते हैं। ये बाजार परिगामी क्षेत्रों के लोगों की आवश्यक जरूरतें पूरा करते हैं। फुटकर व्यापार,
अरे फुटकर व्यापार समझ गया, मतलब छोटी छोटी चीजें बेचना, ऐसे नहीं कि थोक में। फुटकर व्यापार, फुटकर व्यापार उपभोक्ताओं को वस्तु के प्रत्यक्ष विक्रय से संबंधित है। दुकान में गए, बीड़ी को बंडल लिया है, वो खाइए, फुटकर व्यापार है। ठीक है, जाफरी लिए, तानसेन लिया या रजनीगंधा लिया या, ये क्या है? ये जब आप खरीदते हो और आपको जो देने वाला है वो क्या कर रहा है? फुटकर व्यापार कर रहा है। ये सारी चीजें जो मैंने बताई है वो आपको मार्केट से नहीं खरीदनी है, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो काम की चीजें खरीदनी है भाई। अधिकांश फुटकर व्यापार नियत प्रतिष्ठानों और भंडारों में होता है, भंडार सहित, जैसे विभागीय भंडार हो गया, श्रृंखला भंडार हो गया, उपभोक्ता सहकारी समुदाय हो गया। विभागीय भंडार क्या है? जैसे एक निश्चित विभाग ने भंडार खोला है और वो क्या करता है, जैसे रिलायंस फ्रेश हो गया, डी मार्ट हो गया, मेगा मार्ट हो गया। ये क्या है? एक ही छत के नीचे सभी प्रकार की वस्तुएं जब आपको उपलब्ध करवाते हैं तो वो विभागीय भंडार है। श्रृंखला भंडार, मान लो एक कोई फ्रेंचाइजी है, उसने बड़ा माल खरीद लिया और चेन के तौर पर, श्रृंखला के तौर पर इस तरीके से जगह जगह अपनी ब्रांच खोल दी और वहां लोगों को क्या करते हैं? सामान बेचते हैं। कैसा? फुटकर। तो वो क्या कहलाते हैं? श्रृंखला भंडार। और उपभोक्ता सहकारी समुदाय, ये भी क्या करते हैं? फुटकर व्यापार करते हैं। भंडार रहित, अब देखो भंडार एक जगह भंडार नहीं है तो क्या करते हैं? फेरी लगाते हैं। अरे भाई मन ध्यान है, मग पेली में छोटो आज भी आवे, आजकल कम होगा। निजर घरा कहीं या कपड़ा ले रहता एक जोड़ी के मायनेर कहीं बेचता, तो वो क्या है? फेरी। राय लावे ना, बाढ़ लेवे, भूंगड़ा देवे, वो वाला, वो क्या है? वो फेरी है। रेडी, अब कहीं गांव में सब्जी रेडी बेचे ना के, ले लो लौकी, ले लो केला, ले लो फलाना, ले लो ढींगड़ा, ले लो पूंछड़ा, ले लो, वो क्या है? वो रेडी। द्वार से द्वार, एक ग्राम दूसरे ग्रह जावे। डाक आदेश हो गया, दूरभाष, इंटरनेट और स्वचालित मशीनें, ये सारे के सारे क्या है? भंडार रहित में आएंगे भाई। अब देखो विभागीय भंडार और श्रृंखला भंडार मैंने बता दिया बहुत अच्छी तरीके से। वस्तुओं की खरीद और बिक्री के लिए विभागीय प्रमुख को उत्तरदायित्व प्राधिकृत सौंपा जाता है। एक होता है इनका विभाग, जो क्या करता है? वस्तुओं को खरीदता है और फिर फुटकर व्यापार मतलब है उपभोक्ताओं को बेचता है। उपभोक्ताओं को इससे लाभ प्राप्त होता है और लाभ के बदले इनको क्या? पैसा प्राप्त हो जाता है। श्रृंखला भंडार, श्रृंखला भंडार देखो अत्यधिक मितव्ययी पर ये माल खरीदते हैं। जैसे माल खरीद के भंडार कर लिया, फिर नीचे धीरे धीरे ये क्या करते हैं? ब्रांचें खोल देते हैं और इन ब्रांचों के माध्यम से क्या करते हैं? अपने को माल बेचते हैं। तो विभागीय भंडार और श्रृंखला भंडार ये भी याद रखना भाई। थोक व्यापार, अरे थोक में देवे सारी चीजा। अब देखो पूरा का पूरा है अट्ठाऊ, देखो चावल का कट्टा लेगा 10 और दुकान में ले जा सजा दिया आपा जावा जरा के भाई 2 किला चावल दो, 3 किला चावल, 5 किला चावल, वो क्या हो गया? वो तो फुटकर व्यापार। और ये जब खरीदते हैं अपन के भाई 10 कट्टा आने दो चावल का, ये क्या हो गया? थोक व्यापार हो गया। तो देखो थोक व्यापार का गठन गठन जो है बिचौलिए सौदागर और पूर्तिकरों द्वारा होता है। कुछ बड़े भंडार निर्माताओं से सीधी खरीद करते हैं, कुछ बड़े जो भंडार होते हैं वो भी निर्माताओं से सीधी खरीद कर लेते हैं। लेकिन अधिकतर जो है इसका थोक व्यापार का गठन बिचौलिया जो सौदागर लोग होते हैं उनके द्वारा किया गया, किंतु बहुसंख्य फुटकर भंडार बिचौली स्रोत से पूर्ति कर लेते हैं भाई। थोक विक्रेता प्रायः फुटकर भंडारों को उधार देते हैं। अब ये क्या करते हैं? अभी उधार नहीं देंगे तो ऐसे काम कैसे चलेगा इनका? जो थोक विक्रेता होते हैं, मंडी वाले होते हैं, वो दुकानों वालों को क्या देते हैं? उधार देते हैं। और जैसे जैसे दुकान वाले फुटकर व्यापार के माध्यम से माल को बेचते हैं, उनके पास पैसा आता है, फिर वो मंडी वालों को दे देते हैं, मतलब ये उधार देते हैं। फुटकर विक्रेता अधिकतर थोक विक्रेता की पूंजी पर ही अपने कार्य का संचालन करते हैं। मान लो कोई दुकान वाला सामान लेके आता है, सामान ले आता है मंडी वाले से, मंडी वाले को कहता है कि भाई ये सामान दे दो, मैं अपनी दुकान में ले जाके रख दूंगा, यहां से जो है बाबूलाल आएगा, मनीराम आएगा, फलाना राम आएगा, सारे आएंगे, माल हमसे ले जाएंगे। ये फुटकर व्यापार करेंगे और हमें माल देंगे। हम इनको माल देंगे, ये हमें बदले में पैसा देंगे और जैसे ही पूंजी इकट्ठा होगी हम आपको दे देंगे। मतलब अभी आप हमें उधार दे दीजिए। आगे चलो भाई, परिवहन। परिवहन क्या है? सबसे पहले तो याद रखना भाई, ये सारे के सारे, जैसे परिवहन हो गया, संचार हो गया, सेवा हो गया, बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, व्यापार हो गया, ये सारे के सारे शब्द जब आए ना तो 3 डंडे करने हैं भाई, 3 डंडे करने हैं। विनिर्माण जब नाम आए,
उद्योग जब नाम आए, प्रसंस्करण जब नाम आए, तब कौन से डंडा करना है? 2 डंडे करने हैं। कृषि कार्य आया, खनन आया, मछली पकड़ना आया, भोजन संग्रहण आया, आखेट आया, क्या करोगे? इनमें एक डंडा करना है। क्या करना है? एक डंडा करना है। तो ये डंडों का ध्यान रखना, ये डंडे आपको नौकरी में ला सकते हैं और रख भी सकते हैं। तो परिवहन 3 डंडे वाला है भाई, तृतीय क्रियाकलाप में आएगा। परिवहन एक ऐसी सेवा है जिसमें व्यक्तियों को, माल को, संपत्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। अरे गाड़ी आवे, अठाऊ माल भरे दूसरी जगह ले जाए, तो वो काई सिस्टम है, उसे परिवहन ही बोला जाता है। मनुष्य की गतिशीलता की मूलभूत आवश्यकताओं को ये पूरा करता है भाई। किलोमीटर दूरी, मार्ग लंबाई की वास्तविक दूरी, समय दूरी, एक मार्ग पर यात्रा करने में लगने वाला समय, ये कोई ज्यादा जो है लागत दूरी, ये पूछा जा सकता है भाई। किलोमीटर दूरी क्या होता है, समय दूरी, लागत दूरी। तो मार्ग पर जो कोई यात्रा में खर्चो लगे हुआ तो होगी लागत दूरी, और यात्रा में लगने वाला समय, समय दूरी, और मार्ग की लंबाई की वास्तविक जो की दूरी है वह किलोमीटर में आपने देखा। यहाँ मानचित्र पर समान समय में पहुंचाने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? समकाल रेखा कहलाती है। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। समकाल रेखा, समान समय में पहुंचाने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा समकाल रेखा कहलाती है। अब देखो जाल तंत्र और पहुंच। जैसे ही परिवहन व्यवस्थाएं विकसित होती है, विभिन्न स्थान आपस में जुड़कर क्या करते हैं? एक जाल का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? एक जाल का निर्माण करते हैं, इस तरीके का जाल बनाते हैं। जैसे नोड, नोड क्या होता है? 2 या 2 से अधिक मार्गों का संधि स्थल, चौराया जो होता है, इधर से मार्ग आया, इधर से मार्ग आया, इधर से आया, इधर से आया, या इधर से मार्ग आया, इधर से आया, और इधर से आया, इधर से नहीं आया, तो ये भी और ये भी, ये क्या है? नोड है। क्या ये भी क्या है? नोड है। मतलब 2 या 2 से अधिक मार्गों का संधि स्थल, उद्गम बिंदु, गंतव्य बिंदु अथवा मार्ग के सारे कोई बड़ा कस्बा जो है, ये क्या है? नोड में आएगा। अब देखो योजक, प्रत्येक सड़क जो 2 नोडों को जोड़ती है, ये नोड हो गया इधर का, ये नोड हो गया इधर का, इन दोनों को जोड़ने वाली सड़क क्या कहलाएगी? योजक सड़क कहलाएगी। एक विकसित जाल तंत्र में अनेक योजक होते हैं, जैसे ये योजक, ये योजक, ये सारे अनेक योजक मिलकर क्या बनाते हैं? जाल तंत्र बनाते हैं। अब देखो भाई, परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक है, सिंपल सिंपल चीजें हैं, कुछ रटने वाला इसमें कुछ है नहीं। जनसंख्या, अरे भाई जब लोग नहीं रही जरा, बट साधन का ही काम का, परिवहन वहां क्या करेगा जब लोग नहीं रहेंगे? इस कारण जनसंख्या सर्वाधिक प्रभावित करती है। परिवहन की मांग जनसंख्या के आकार से प्रभावित होती है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, अब गाड़ियां ज्यादा आने लगी ना मार्केट में, नहीं, मतलब जनसंख्या प्रभावित करती है किसको? परिवहन को। जनसंख्या जितनी बड़ी, मांग उतनी अधिक। व्यापार का प्रारूप, अब देखो व्यापार का प्रारूप जो है ये भी परिवहन को प्रभावित करता है। मान लो अपन का जरा चाहिए, टींग सी चाहिए, फलियां चाहिए, तो आ वास्ते अपन मजबूत सड़क तंत्र की जरूरत थोड़ी पड़ी। तो व्यापार का प्रारूप कैसा है, वो परिवहन को प्रभावित करता है। जैसे नगरों से नगरों का, गांव से गांव का, औद्योगिक केंद्रों से नगरों की ओर या गांव की ओर कच्चे माल के बीच व्यापार का प्रारूप मार्ग पर निर्भर करते हैं। मतलब व्यापार का प्रारूप कैसा है, ये परिवहन को प्रभावित करता है। भूदृश्य और जलवायु, ये तो करता ही करता है भाई। अब भूदृश्य मान लो ऐसे पहाड़ी पहाड़ है, पर्वती पर्वत है, तो यहाँ पर परिवहन प्रभावित नहीं होगा? क्या होगा भाई? यहाँ पर सड़कें नहीं बनेगी, यहाँ आपको हवाई मार्ग से जाना पड़ेगा, और हवाई मार्ग से हर व्यक्ति नहीं जा सकता, मतलब भूदृश्य प्रभावित करते। जलवायु, अब जलवायु देखो, बार कह दे चौकी मोटरसाइकिल की शेयर करा भाई, परिवहन की चौकी रोड बन रही है जैसलमेर में, रख के भाई धोला दोपहर 12-2 बजे मोटरसाइकिल चलानी है 100 किलोमीटर, चला पाओगे क्या? नहीं चला पाओगे भाई। मतलब जलवायु प्रभावित करती है किसको? परिवहन को। तो भूदृश्य की प्रकृति, जलवायु के प्रकार और व्यवधानों को दूर करने के लिए उपलब्ध नीतियां। संचार किसमें आएगा? तृतीयक सेवा सेक्टर में आए, सॉरी तृतीयक सेक्टर में आएगा। संचार सेवाओं में शब्दों, संदेशों, तथ्यों, विचारों का प्रेषण सम्मिलित है। अब देखो आप, संचार क्या है? संचार अपने शब्दों को एक जगह से दूसरी जगह भेजना, अपने संदेशों को
अपने तथ्यों को, अपने विचारों को एक जगह से दूसरी जगह चंद मिनटों में भेजना संचार है भाई। लेखन के आविष्कार ने संदेशों को सुरक्षित किया। मोबाइल, दूरभाष और उपग्रहों ने संचार को परिवहन से मुक्त कर दिया। ये चीजें जब आई ना, ये जो है, इसके बाद बिना परिवहन के भी संचार होता है। पहले क्या था, बिना परिवहन के संचार संभव नहीं था। क्यों संभव नहीं था? आपने वो एक कौन सी बॉर्डर मूवी देखी है क्या? उसमें डाकिया या डाकिया है, मतलब वो राजदूत लेके आता है और फौजियों को संदेश पहुंचाता है कि तुम्हारे घर से चिट्ठियां आई है। तो वहां पर परिवहन जरूरी था ना। आजकल तो क्या होता है, कोई भी खाड़ी देश में बैठा है, किसी भी देश में बैठा है, विदेश में बैठा है, तो वीडियो कॉल से जैसे हमेशा बात होती है और जैसे लगता है पास में ही बैठा है। मतलब परिवहन मुक्त कर दिया है। किसने? मोबाइल, दूरभाष और उपग्रहों ने। जहाँ परिवहन जाल तंत्र सक्षम होता है वहां संचार का फैलाव सरल होता है भाई। सिंपल सी बात है। पुराने तंत्रों के सस्ता होने के कारण डाकघरों द्वारा अभी भी विशाल मात्रा में डाक का निपटारा हो रहा है। अरे भाई आप लोग तो नए हो, जैन जी कुणसी जी बोला करे बे हो, माने तो ध्यान है, मैं तो ऑफलाइन फॉर्म भरता भाई, है ना। आधा मांगे क्वालिटी आता रहा, आधा को ना आ रही है, चाल तो मामलो। अब तो क्या है, ऑनलाइन फॉर्म भरते हो, आपके एडमिट कार्ड आएगा ही आएगा। हमारे पहले ही तो सीडी थी कि भाई अपने को फॉर्म भरना है, सही भरना है। दूसरी सीडी ये थी कि क्वालिटर आएगा कि नहीं आएगा। आएगा तब आधी खुशी मनाते थे, और आ जाता तो उसे लगता कि भाई 80% नौकरी लग गए। और आधे आते थे, आधे नहीं आते थे भाई। मेरे बहुत सारे क्वालिटर नहीं आए, मतलब वो डाक वाला सिस्टम था पहले। अब तो सारा सिस्टम ही ऑनलाइन हो गया। दूर संचार, जैसे तार प्रेषण, जिसमें मोर्स कूट और टेलेक्स आएगा। अब लागत, ये लगभग भूतकाल की वस्तु हो गई भाई। रेडियो और दूरदर्शन सभी को पता है। उपग्रह संचार पृथ्वी पर फिट किए जाते हैं, अंतरिक्ष में फिट किए जाते हैं। इंटरनेट, वैश्विक संचार तंत्र में वास्तविक क्रांति किसने? इंटरनेट ने ला दी है भाई। मोबाइल ने किसी भी समय कहीं से भी संचार संभव कर दिया है। ठीक है ना। तो मोबाइल तो एक क्रांति है भाई। सेवाएं विभिन्न स्तर और प्रकार की यदि बात करें तो निम्न स्तर की सेवाएं, देखो चाहे सेवाएं कोई सी भी हो, छोटे स्तर की हो या बड़े स्तर की हो, ठीक है ना, दोनों को किस में रखेंगे? तृतीय क्रियाकलाप में रखेंगे। मैंने जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है इस अध्याय से संबंधित जो एग्जाम में आ सकता है उनको जोर देके बहुत अच्छी तरीके से बताया है। कुछ चीजें मेरे को लगा कि सिर्फ जो है क्या है, पेज भर रही है, उनको थोड़ा मैंने लाइटली लिया है। लेकिन 100% आपको यहां से यदि सवाल आएगा तो इस क्लास से मिल जाएगा। निम्न स्तरीय सेवाओं की बात करें तो पंसारी की दुकान, मदारथा ने बात करी ना, पान कीर, गुटखा कीर, वो वाली चीजें जो मिलती है पंसारी की दुकान। धोबी घाट अधिक सामान्य और विस्तृत ये सेवाएं हैं निम्न स्तर की। इसमें क्या होता है, शारीरिक श्रम ज्यादा होता है। जैसे माली, धोबी, नाई। माली का करे पूरे दिन का ये पानी दे, धोबी फटाफट भी बल्ले कपड़ा धोए, नाई पूरे दिन कतर 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 कैंची चलाते रहे। मतलब है निम्न स्तरीय सेवाओं में शारीरिक श्रम ज्यादा होता है और उच्च स्तरीय सेवाओं में मानसिक श्रम ज्यादा होता है। जैसे मैं अभी आप लोगों के सामने सेवा दे रहा हूं, मैं तो बिना भुगतान के बदले दे रहा हूं, है ना, तो सेवा नहीं बोल सकते। क्या बोलोगे? ये भैरू जी महाराज का प्रसाद आप इसे बोल सकते हो। तो उच्च स्तरीय सेवाएं, मेरा समझाने का मतलब ये है, इसमें मानसिक परिश्रम ज्यादा होता है। हम पहले पीपीटी बनाते हैं, फिर आप लोगों को पढ़ाते हैं, और एक शब्द भी इधर से उधर हो जाए और कोई लाइन हम लाइटली ले ले जो आपको समझ में नहीं आए, तो आपका जो एकाग्रता है ना वो बीच में भंग हो जाती है। आपका नेटवर्क छूट जाता है कि सर ने वो चीज छोड़ दी, वो सर ने सही नहीं समझाया, वो सर को आता नहीं। तो इसमें मानसिक श्रम हमें अच्छे से करना पड़ता है, तब आप लोगों के सामने आते हैं। जैसे पहला उदाहरण, अध्यापक, वकील, चिकित्सक, संगीतकार, ये सारे उच्च स्तरीय सेवाओं में आएंगे। लेखाकार भी आ गया, परामर्शदाता, काय चिकित्सक, मतलब काय का मतलब क्या होता है? शरीर, शरीर की चिकित्सा करने वाला, ये अधिक विशिष्टीकृत में आते हैं भाई। तो उच्च स्तरीय सेवाओं में है, ये निम्न स्तरीय सेवाओं में है। अनेक सेवाएं अब नियमित हो गई है, जैसे महामार्गों का निर्माण, अग्निशमन विभाग, शिक्षा की पूर्ति, इनका पर्यवेक्षण सरकारों अथवा कंपनियों के द्वारा किया जाता है। इन सेवाओं के बिना भाई संसार चलने वाला नहीं है। व्यक्तिगत सेवाएं और डब्बा वाला, दैनिक जीवन में काम को सुविधाजनक बनाने के लिए व्यक्तिगत सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती है। कामगार क्या करते हैं? ग्रामीण क्षेत्रों से प्रवास करते हैं, जैसे मोची हो गया, गृहपाल, खानसामा, माली, ये घरेलू सेवाएं देने के लिए
नियुक्त किए जाते हैं। तो ये क्या हो गई, व्यक्तिगत सेवाएं हो गई। मुंबई की डिब्बा वाला सेवा पूरे नगर में लगभग 1,75,000 उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवाई जाती है। ये कर्मियों का असंगठित वर्ग है। डब्बे वाला सेवा, ये आपके फैक्ट दे रखा है तो थोड़ा देख लेना भाई। पर्यटन, पर्यटन क्या है? पर्यटन एक यात्रा है। कैसी यात्रा है? जो आपको आनंद के उद्देश्य से करनी है, मतलब प्रमोद के उद्देश्य के लिए जो आप यात्रा करते हो ना, वो क्या है? एक पर्यटन है। चाहे वो आप किधर भी करें, मतलब आपने मनोरंजन के उद्देश्य से, प्रमोद के उद्देश्य से, आनंद के उद्देश्य से कोई यात्रा करी है ना, तो वो पर्यटन है। ये विश्व का अकेला सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप है भाई। तृतीय क्रियाकलापों में 40% जीडीपी में योगदान कौन सा देता है? ये पर्यटन देता है, प्रमोद देता है। और 25 करोड़ पर्यटन से जुड़े हुए पंजीकृत रोजगार भी ये उपलब्ध करवाता है। ये आपके एनसीईआरटी के फैक्ट है, तो देख लेना, थोड़ा पूछा जा सकता है। पर्यटन, प्रदेश और आकर्षण, देखो भाई दे रखे एनसीईआरटी में तो पढ़ना जरूरी है ना। भूमध्य सागरीय तट, यूरोप, एशिया और अफ्रीका। ये क्या है? भूमध्य सागर है, इसका तट, मतलब ये भूमध्य सागर है, इसकी जलवायु बहुत शानदार है भाई। पर्यटन के लिए आकर्षण का केंद्र मानी जाती है, तो ये इटली है नीचे से, यहाँ पर पुर्तगाल है, स्पेन है, ये स्विट्जरलैंड वगैरह, सारे के सारे ये देश, इजराइल, जॉर्डन, ये इधर ट्यूनेशिया, ये सारे के सारे जो देश है ना भूमध्य सागर के आसपास के देश, ये कैसे पर्यटन के लिए अच्छे माने जाते हैं। तो अपन भूमध्य सागरीय तट विश्व के लोकप्रिय पर्यटन गंतव्यों से एक है। भारत का पश्चिमी तट भी प्रमुख है भाई। ये भारत का पश्चिमी जो तट है, ये वाला, ये भी, जैसे आप केरल जाते हो ना घूमने, कर्नाटक वाले पार्ट में भी, बॉम्बे भी जाते हो, और एक तो बच ही गया भाई, गोवा, कैसे भूल सकते हो? गोवा वाले बीच पे घूमने जाते हो ना, तो ये पश्चिमी तट पर है सारे। शीतकालीन खेत प्रदेश, पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। स्कीइंग और हिम खेलों के लिए प्रसिद्ध है। आप देखो इस तरीके से ये राइडिंग करने जाते हो ना, अरे बर्फ में घूमने के लिए, मतलब है ये भी पर्यटन का केंद्र माना जाता है। ऐतिहासिक नगर, जैसे स्मारक हो गया, ताजमहल को देखने के लिए जाते हो ना, कि मुमताज की याद में कैसे बना दिया भाई इतना बड़ा भवन, जो ऊपर हकीकत में दिखता है, नीचे पानी में दिखता है। विरासत स्थल जैसे दुर्ग हो गए, किले हो गए, महल हो गए, और सांस्कृतिक गतिविधियों के कारण पर्यटन को आकर्षित करते हैं ऐतिहासिक नगर। तो ये सारे के सारे क्या है? पर्यटन के प्रदेश और आकर्षण। पर्यटन के 4 प्रमुख आकर्षण, पहला कौन सा है? जलवायु। जलवायु अच्छी होगी तो ऑटोमेटिक आप वहां पर घूमने जाओगे, मतलब पर्यटन को प्रभावित करता है कौन? जलवायु। ठंडे प्रदेशों के लोग उष्ण और धूपदार मौसम की अपेक्षा करते हैं। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में लंबी धूप और निम्न वर्षा होती है, मतलब जलवायु पर्यटन को आकर्षित करती है। भूदृश्य बिल्कुल करते हैं, मतलब पृथ्वी की बनावट कैसी है वहां पर, वो भी पर्यटन को आकर्षित करती है। इतिहास और कला, ऐतिहासिक भूदृश्य आपको क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। किसी की कला जो है विशिष्ट प्रकार की, वो भी आपको आकर्षित करेगी। संस्कृति और अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था जैसे आप सूडान घूमना पसंद करोगे क्या? नहीं जाओगे। कांगो जाओगे? नहीं जाओगे। नाइजीरिया जाओगे? केन्या जाओगे? नहीं जाओगे। जब आपको ऑप्शन है यूरोप के कंट्रीज दिए जाएंगे तो यहाँ पर नहीं जाओगे, मतलब आप विकसित अर्थव्यवस्था में घूमना पसंद करोगे। तो ये प्रभावित करती है भाई पर्यटन को। संस्कृति, अच्छी संस्कृति के लोग होंगे तो वहां आप जाना पसंद करोगे, उनको देखना पसंद करोगे। तो ये सारे के सारे जो है क्या करते हैं? पर्यटन को प्रभावित करते हैं। भारत में चिकित्सा पर्यटन, अब देखो कोई घूम भी लेता है, इलाज भी करवा लेता है, मतलब अपने स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ भी ले लेता है, घूम भी लेता है, तो वो क्या कहलाता है? चिकित्सा पर्यटन। जब चिकित्सा उपचार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन गतिविधि से संबंध किया जाता है तो इसे चिकित्सा पर्यटन कहा जाता है। 2005 में 55,000 रोगी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से उपचार के लिए भारत आए थे भाई। भारत विश्व में चिकित्सा पर्यटन में अग्रणी है, मतलब अपने यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर है, बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर है, तभी तो चिकित्सा पर्यटन में अपना देश अग्रणीय है। 2005 की यदि बात करें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो 55,000 रोगी आए थे यहाँ पर घूमने के लिए, इलाज के लिए। बाह्य स्रोतन का झुकाव, भारत, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अस्पताल विकिरण बीमों, एमआरआई,
निर्वचन और प्रास्तरीय परीक्षणों की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। इस कारण लोग क्या कर रहे हैं, यहां पहुंच रहे हैं। चतुर्थ क्रियाकलाप ज्ञान आधारित सेवाएं, मतलब ऐसी सेवाएं जो थोड़ी ही नहीं बहुत अधिक प्रभावशाली हो। ज्ञान आधारित सेवाएं ये अनुसंधान और विकास पर केंद्रित होते हैं भाई। यहाँ विशिष्टीकृत ज्ञान, प्रौद्योगिकी, कुशलता और प्रशासकीय सामर्थ्य से संबंधित सेवाएं दी जाती है। कोपेनहेगन और न्यूयॉर्क में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के सीईओ तथा चिकित्सीय परिलेखक ये सभी ज्ञानमुखी सेवा सेक्टर में कार्य करते हैं। मतलब कहने का ये है कि सीईओ हो गया, चिकित्सीय परिलेखक हो गया, प्रतिलेखक हो गया, ये किस में आएंगे, चतुर्थ क्रियाकलाप में। मतलब उच्च स्तरीय जो भी आता है वो चतुर्थ क्रियाकलाप में सम्मिलित होता है। चतुर्थ सेक्टर की विशेषता, सूचना का संग्रहण यहाँ पर किया जाता है, रोजगार प्रतिस्थापन करते हैं ये, बाह्य स्रोतन संभव। बाह्य स्रोतन का मतलब क्या होता है, अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से किसी और को कार्य दे देना, जैसे ठेका देना। आप देते हैं ना कि भाई, अब जैसे मैंने किसी से काम लिया, सरकार से टेंडर लिया 50 लाख में, किसी को 25 लाख में वो ठेका दे दिया, वो क्या है, वो बाह्य स्रोतन है। ये सेवाएं संसाधनों से बंधी हुई नहीं है और बाजार द्वारा अनिवार्य रूप से स्थानीयकृत भी नहीं है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। पंचम क्रियाकलाप श्रवण कोलर व्यवसाय जो है ये निर्णय लेने और नीतियां बनाने वाले हैं भाई। नवीन विचारों की ये रचना करते हैं, तभी तो नीतियां बनाते हैं, आंकड़ों की ये व्याख्या करते हैं। उच्च वेतन कुशलताएं यहाँ पर होती है भाई। सारे के सारे जो पिछले 4 सेक्टर में नहीं आए वो पंचवें में आ गए। पांचों सेक्टरों की सीडी की बात करें तो देखो, प्राथमिक सेक्टर कृषि, खनन, मछली पकड़ना, आखेट करना, भोजन संग्रहण करना, ये सारे किसमें, प्राथमिक में। विनिर्माण और उद्योग किसमें, द्वितीयक। मैं कह रहा हूं 99%। यदि यहां से सवाल आएगा तो इस स्लाइड में से आ जाएगा। ठीक है, कौन से सेक्टर में आता है, तृतीयक में सेवाएं आ गई, जिसमें सारे आ गए भाई, डॉक्टर आ गया, धोबी आ गया, क्या गया, मोची आ गया, माली आ गया, अध्यापक आ गया, वकील आ गया, सब आ गए। व्यापार आ गया, परिवहन आ गया, संचार आ गया, बैंकिंग, बीमा, ये सब के सब इसमें आ गए। चतुर्थक में ज्ञान आधारित अनुसंधान, सूचना प्रौद्योगिकी आ गया। पंचम में निर्माणकर्ता या निर्णय निर्माता, नीति निर्धारक, और जिसे अपन क्या बोलते हैं, श्रवण कॉलर बोला जाता है। जैसे प्राथमिक सेक्टर में काम करने वाले क्या कहलाएंगे, रेड कॉलर। क्या कहलाएंगे, रेड कॉलर। इसको क्या कहेंगे, इसे ब्लू कॉलर। क्या कहेंगे, ब्लू कॉलर। इसको क्या कहेंगे, व्हाइट कॉलर। क्या कहेंगे, व्हाइट कॉलर। इसको क्या कहेंगे, पिंक कॉलर। क्या कहेंगे, पिंक कॉलर। और ये क्या हो गया, श्रवण कॉलर। क्या हो गया, श्रवण कॉलर। तो रेड, ब्लू, व्हाइट, पिंक और गोल्ड। बाह्य स्रोतन, आउटशोरिंग। बाह्य स्रोतन का मतलब क्या होता है, ठेका देना, दक्षता सुधारने और लागत घटाने के लिए। कि भाई मैंने ठेका तो ले लिया लेकिन मेरे को इतना अच्छा काम नहीं आता, तो अच्छा जो ठेकेदार है उसको मैंने दे दिया, और लागत भी जो मेरे को ठेका मिला मान लो 50 लाख में, तो मैंने घटा के इसको 40 लाख में दे दिया। तो दक्षता सुधारने और लागत घटाने के लिए किसी बाह्य अभिकरण को काम सौंपना ही बाह्य स्रोतन कहलाता है। जब बाह्य स्रोतन में कार्य समुद्र पार के स्थानों पर स्थानांतरित किया जाता है, मतलब कोई ठेका किसी और कंट्री को दे देते हैं या समुद्र पार दे देते हैं, तो इसे अपतन या ऑफशोरिंग कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आउटशोरिंग और ऑफशोरिंग दोनों याद रखना भाई। बाह्य स्रोतन किए जाने वाले क्षेत्र जैसे सूचना प्रौद्योगिकी हो गया, मानव संसाधन हो गया, ग्राहक सहायता हो गया, कॉल सेंटर सेवाएं हो गई, विनिर्माण, अभियांत्रिकी, ये सारे के सारे किसमें, बाह्य स्रोतन में ये क्षेत्र है भाई। बाह्य स्रोतन के प्रमुख केंद्र जैसे भारत हो गया, भारत में जैसे हैदराबाद जैसे केंद्रों में जीआईएस तकनीक पर आधारित परियोजनाएं, सस्ता और कुशल श्रम यहाँ पर मिल जाता है, अंग्रेजी भाषा में निपुणता यहाँ के लोग रखते हैं, तो ये लोग ठेका ले लेते हैं। अन्य देश हो गए, ये भी है। मुख्य कारण बाह्य स्रोतन के बने रहने का मुख्य कारण है तुलनात्मक लाभ, कम लागत पर उच्च गुणवत्ता यहाँ पर मिल जाती है भाई। ज्ञान प्रक्रमण बाह्य स्रोतन,
केपीओ, बीपीओ से अंतर देखो, केपीओ में उच्च कुशल कर्मी, बीपीओ का मतलब होता है बिजनेस वाला, और ये हो गया केपीओ का हो गया ज्ञान प्रकरण बाह्य स्रोतन, बीपीओ का मतलब हो गया व्यवसायिक प्रकरण बाह्य स्रोतन। तो देखिए व्यवसाय की बजाय ज्ञान वाले में क्या है, उच्च कुशल कर्मी सम्मिलित होते हैं, ये सूचना प्रेरित ज्ञान की बाह्य स्रोतन है, और ये क्या है, व्यवसाय प्रेरित बाह्य स्रोतन है। तो दोनों ये याद रखना, बीपीओ की बजाय केपीओ में उच्च कुशल कर्मी काम करते हैं। केपीओ के उदाहरण की बात करें तो अनुसंधान और विकास क्रियाएं यहां पर होता है, ई लर्निंग, व्यवसाय अनुसंधान, बौद्धिक संपदा अनुसंधान, कानूनी व्यवसाय, बैंकिंग सेक्टर, ये जो है इसके उदाहरण माने जाते हैं ज्ञान प्रक्रमण बाह्य स्रोतन के। ज्ञान प्रक्रमण बाह्य स्रोतन कंपनियों को अतिरिक्त व्यवसायिक अवसर उत्पन्न करने में सक्षम बनाता है। ठीक है, देखिए केवल गीता में गायड़ा सगला काम करना पड़ी, तो सारी लाइना है तो बांसनी तो पड़ी, इंपॉर्टेंट चीजें वो मैं आपको समझा देता हूँ। बाह्य स्रोतन के प्रभाव, सकारात्मक क्या होता है, नए काम उत्पन्न होते हैं, बाह्य स्रोतन वाले देशों से प्रवास कम हो सकता है, ऊपरी लागत बहुत कम होती है, और ये नकारात्मक हो गया। ठीक है, नवीन प्रकृतियों में होम शोरिंग है भाई, जो बाह्य स्रोतन का ही विकल्प माना जाता है। अंकीय विभाजन, ये देखो एक नाम और आता है, इसको छाप लेना, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित विकास से मिलने वाले अवसरों का मतलब, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित विकास से मिलने वाला अवसर असमान है। निर्णायक कारक यह है कि कोई देश कितनी शीघ्रता से अपने नागरिकों को आईसीटी तक उपलब्ध करवा देता है। विकसित देश और विकासशील देश आईसीटी तक पहुंच में आगे बढ़ गए हैं, ये विकासशील आईसीटी तक पहुंच में पिछड़े हो गए हैं, और यही फर्क क्या कहलाता है, अंकीय विभाजक कहलाता है। यही फर्क क्या कहलाता है, अंकीय विभाजक कहलाता है। तो अंकीय विभाजक क्या हो गया, विकसित और विकासशील देशों में आईसीटी तक पहुंच में जो फर्क होता है वो क्या कहलाता है, अंकीय विभाजन या अंकीय विभाजक कहलाता है। मैं कह रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें मैं आपको अच्छे से बता रहा हूं, क्योंकि कम समय में अधिक सामग्री आप लोगों को प्रस्तुत करना है। इसलिए देशों के भीतर अंकीय विभाजन की बात करें तो महानगरीय केंद्र और परिदृष्ट ग्रामीण क्षेत्र, फर्क आपको स्पष्ट नजर आ जाता है। अंकीय विश्व के साथ बेहतर संबंध और पहुंच रखते हैं महानगरीय केंद्र, और उन्नत आईसीटी अवसंरचना यहाँ पर उपलब्ध होती है। ये अंकीय विभाजन ही तो है भाई, महानगरों में आईसीटी की अच्छी पहुंच है और अपने गांवों में कम है, आईसीटी तक पहुंच सीमित है। भारत और रूस जैसे विशाल देशों में ये विभाजन अवश्यम भी है भाई, बिल्कुल है भाई। अंकीय विभाजक केवल देशों के बीच ही नहीं बल्कि एक ही देश के भीतर पाया जाता है। मतलब क्या है, आईसीटी की पहुंच में फर्क ही अंकीय विभाजन कहलाता है, और वो एक देश के अंदर भी हो सकता है और वर्ल्ड स्तर भी हो सकता है। तुलनात्मक अध्ययन देखो भाई, अब कुछ भी आपको नहीं आ रहा है ना, अभी तक जो भी पढ़ा है वो नहीं आ रहा है, तो इस स्लाइड से आप पढ़ लीजिए ज्ञान के माध्यम से। ये देखो नीति बना रहे सारे बैठ के, मतलब क्या हो गया, नीति निर्माण और सर्वोच्च निर्णय लेने वाला, जैसे नीति आयोग, पहले योजना आयोग था, ये किस में आएगा, पंचम क्रियाकलाप में आएगा। ठीक है, इसे श्रवण कॉलर कहा जाता है। वरिष्ठ कार्यकारी वैज्ञानिक सरकारी अधिकारी, ये किस में आएंगे, पंचम आएंगे। चतुर्थ ज्ञान आधारित शोध और विकास, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर और वित्तीय विश्लेषक, ये किस में आएगा, चतुर्थक। मतलब दिमाग में ज्यादा काम होता है यहाँ पर, दिमाग में इनके चलते ही रहते हैं सारी चीजें। तृतीयक में व्यापार परिवहन संचार सेवाएं, ये सारे किस में आएंगे, हाँ कर दे, लाइव कर दे उनका। हाँ भाई, आगे देखो। अब देखो सवाल, कितना इजी सवाल पूछा गया था पिछली बार 2022 में, जिससे मैं सेलेक्ट हुआ था, और फिर आप लोगों के आशीर्वाद से दूसरी सेवा में आ गया। शिक्षा और चिकित्सा आर्थिक क्रियाओं की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है।
मतलब शिक्षा में कौन काम करता है रे? अध्यापक काम करता है, कोई कर सकता तो काम करता नहीं है, अध्यापक काम करता है। चिकित्सा में कौन काम करता है? डॉक्टर काम करता है। तो मैंने कहा ना कि भुगतान के बदले एक अध्यापक और डॉक्टर आपको सेवा उपलब्ध करवाता है, तो ये किस में आएगा? सेवा सेक्टर थर्ड में आएगा। किस में आएगा? थर्ड में आएगा। आगे देखो भाई, तृतीय क्रियाकलाप किससे संबंधित है? वो तो पिछली बार पूछा गया था, वो सवाल था। अब मैं आप लोगों के लिए नए सवाल लेके आ रहा हूं। तृतीय क्रियाकलाप किससे संबंधित है? कृषि और खनन किससे? डंडा वन प्राथमिक क्रियाएं। विनिर्माण और उद्योग सेकंड। निर्माण कार्य सेकंड। सेवा सेक्टर राइट आंसर हो जाएगा। सेवा सेक्टर किस में आएगा? तृतीय क्रियाकलाप में सम्मिलित किया जाएगा सेवा को। अब देखो भाई, अब कोई के दादा दादी की सेवा करा तो मैं तृतीय में आ जाऊं? अरे नहीं आओगे भाई। भुगतान के बदले सेवा जब आप करोगे ना, तब तृतीयक में आओगे। दादा दादी की सेवा करना किसी भी सेक्टर में नहीं है, वो तो एक अलग ही सेक्टर है भाई। कौन सा सेक्टर है? महान सेक्टर, देवता सेक्टर। यदि आप दादा दादी माता पिता की सेवा करते हो तो आप लोगों के लिए मैं अलग से सेक्टर बनाऊंगा जिसमें अच्छे अच्छे लोग होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में साप्ताहिक और पार्श्विक बाजार को क्या कहते हैं? बताओ भाई। अच्छे से पता है कि ये छोटी अवधि के लिए लगे होते हैं। आवधिक बाजार। कौन से बाजार? आवधिक बाजार, जो या तो 7 दिनों के लिए लगते हैं या 15 दिनों के लिए लगते हैं। इसमें श्रमिक बिजी रहते हैं, कभी कहीं पर अपनी दुकान लगाते हैं, कहीं कभी किसी मेले में जाकर अपनी दुकान लगाते हैं। पंचम क्रियाकलापों को किस नाम से जाना जाता है? ब्लू बोले तो नीला सेकंड, व्हाइट बोले तो धोला थर्ड, स्वर्ण बोले तो पंचम हो गया भाई, रेड हो गया फर्स्ट। अब पंचम पूछ रहा है तो श्रवण कलर हो गया ना। अरे हो गया, बिल्कुल। एक चौथा बचा है, वो पिंक हो गया। जब बाह्य स्रोतन में कार्य समुद्र पार स्थानांतरित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? समुद्र पार की बात कर रहा है भाई। इनसोर्सिंग, होम शोरिंग, ऑफशोरिंग। ऑफशोरिंग पढ़ा ना? बिल्कुल, अपतन या ऑफशोरिंग। जब बाह्य स्रोतन का कार्य ठेका समुद्र पार दिया जाता है तो वो ऑफशोरिंग कहलाता है। राइट आंसर है अपतन, ऑफशोरिंग सी। विकसित और विकासशील देशों के बीच आईसीटी पहुंच की असमानता को क्या कहते हैं? सवाल बहुत अच्छा है, इस तरीके से आएगा तो जिसने अध्ययन नहीं किया है उसके गलत हो जाएगा। जिसने इस क्लास को अच्छी तरीके से पढ़ा है वो झट से करके आ जाएगा कि इसमें ऑप्शन 2 नंबर पर जो अंकीय विभाजन दे रखा है वो राइट आंसर हो जाएगा। ये 2 देशों के बीच भी हो सकता है, एक देश के अंदर भी हो सकता है। ये चीज भी अपन ने पढ़ ली है। अगला सवाल नहीं है आज की क्लास में, अगला सवाल जब नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें लेके आएंगे। निश्चित तौर पे इस क्लास का आपको फायदा मिलेगा। बहुत अच्छी तरीके से, कम समय है तो 1.5 की स्पीड से, 2 की स्पीड से, और यदि कोई स्पीड से आप पढ़ना चाहो तो उस स्पीड से पढ़ लेना, लेकिन इस क्लास को पढ़ लेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास कल आप लोगों के बीच और लेके आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस क्लास को लाइक और शेयर करना, यदि अच्छी लगे तो कमेंट में भी जरूर बताना। धन्यवाद।